हेलो गाइज। आज हम इस वीडियो में आप लोग का जो क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव 25 नंबर का टेस्ट हुआ था, जिसमें कि 25 क्वेश्चन था, उन सभी क्वेश्चन को आंसर सहित यानी कि सॉल्यूशन सहित इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि CH4 यानी कि मीथेन में सिग्मा बंधनों की संख्या कितनी होती है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें पहला ऑप्शन ए में है 4, बी में दे रखा है 3, सी में है 2 और डी में है 1। तो इसका राइट आंसर आपको बताना था, इसका क्या होगा। तो आप सभी बच्चे को बता दें कि जो आपका मीथेन होता है इसमें सिग्मा बंधनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। और हम आप सभी बच्चे को बताए थे कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर 2 बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक सिग्मा हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा आपका, पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि इसमें सिग्मा बंधनों की संख्या जो कितनी हो जाएगी, 4। जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सिग्मा बंधनों की संख्या क्या होती है, 4। तो सभी बच्चे यह क्वेश्चन जो है याद रखेंगे, चूँकि यह जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक से आपका दिए हैं, तो इसीलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड का अक्सर क्या करता है ना, क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो आप सभी के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया और आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो अल्कोहल है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा इसका। वैसे आप सभी बच्चे जो भी बताए होंगे ये आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, ये जो सिंगल बॉन्ड OH होता है ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। और ऑप्शन ए में दे रखा है सिंगल बॉन्ड COOH, ये आपको पता है क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। बी में दे रखा है सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। और सी में जो दे रखा है CO, इसको हम बोलते हैं कीटोन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो भी है तो आपको हम कुछ इस प्रकार से दिए हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए, ताकि ये भी आपका इस बार ये पूछा तो हो सकता है अगले बार कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप सभी इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। देखिए, ये भी जब हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम बताए थे कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होते हैं। वैसे आपको देखो ऑप्शन 4 दे रखा, पहला है 96,500 कूलाम, बी है 96,550 कूलाम, सी है 96,000 और डी है आपका 95,500। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन दे रखा है आपका मिलता जुलता ऑप्शन दिया है, बच्चा यहाँ पे गलती अक्सर कर देता है। तो वैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 96,500 कूलाम। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक फैराडे कितना कूलाम के बराबर होता है। तो एक फैराडे जो होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसके बराबर होता है एक फैराडे। यानी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर क्या होता है आपका, एक फैराडे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक मोल में किसी भी पार्टिकल्स की जो संख्या होती है वो 6.022 गुना 10⁻23 होती है। तो एक फैराड बराबर होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक मोल में जो है आपका कण की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.022 गुना 10⁻23। और चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 गुना 10⁻−19 कूलाम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 फैराडे इक्वल टू क्या आ जाएगा, 96,500 कूलाम। तो ये भी याद रखेंगे आप, अक्सर यह एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है K4FeCN6 में आपको बताना है कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। हम आप सभी को ऑक्सीडेशन निकालने के लिए हम बताया है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो खैर इसको हम सॉल्व कर देते हैं, आप लोग निकाल के देखे होंगे। देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है +3, सी में है -2, डी में है -3, ठीक है। तो आप सभी इसको निकाल के चेक कर लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे हम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो चलिए, इसका जो हो जाएगा आपका, देखिए K है
तो के का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1, 4 है जिसको हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और Fe का निकालना है तो इसको हम क्या मान लेंगे x, अब प्लस सियान का आपको पता थे साइनाइड है, और साइनाइड मूलक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, तो -1 गुना 6, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा +2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए 4। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। ऑप्शन 4 दे रखा है। ऑप्शन ए है दूध, बी में है गोंद, सी में है कुहासा और डी में है रक्त। तो इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, वैसे जो है आपका कोलाइड विलयन हम आगे केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए है सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि आपका है पृष्ठ रसायन, उसमें हम बताएंगे आपका कि कोलाइड क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको बता दें कि लायोफिलिक कोलाइड जो होता है यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोंद। गोंद एक प्रकार का कोलाइड होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। दूध अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा, दूध एक प्रकार का पायस होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम जो है इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए धनायन के परमाणु, ऑप्शन बी ऋणायन के परमाणु भार से, और ऑप्शन सी धनायन की गति से, और ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए हम आप सभी को फैराडे का प्रथम और दूसरा दोनों नियम हम बता चुके हैं। ठीक है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कह रहा है ऑप्शन ए धनायन के परमाणु भार, इससे तो फैराडे का नियम से कोई लेना देना नहीं है। ऋणायन के परमाणु भार से भी लेना देना नहीं है, धनायन की गति से भी नहीं है, और डी है इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार। तो आप फैराडे का जब सेकेंड नियम पढ़े होंगे तो उसमें आपका यूज हुआ है ई, जिसको हम कहते हैं क्या चीज़, समतुल्य भार। और फैराडे का फर्स्ट नियम भी हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि m बराबर होता है ZIT, और जो आपका Z होता है वो होता है E/F। तो F तो आपका हो जाएगा फैराडे कांस्टेंट, जिसका मान होता है 96,500 कूलम। तो ये जो E है ये होता है आपका समतुल्य भार, जिसका सूत्र होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। इसीलिए यहाँ पे आपका जो फैराडे से नियम, यानी कि फैराडे के नियम से जो संबंधित हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोड का समतुल्य भार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। देखिए यहाँ पे भार दे दिया है, वो थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन है डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गोलीय, दूसरा होता है आपका बी में दे रखा है डम्बेल, सी में है डबल डम्बेल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता चुके हैं कि डी का शेप कैसा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डबल डम्बेल। याद रखिएगा जो एस होता है उसका शेप गोलीय होता है। ऑप्शन ए दे रखा है गोलीय, ये एस का शेप होता है, तो एस का शेप कैसा होता है, गोलीय स्फेरिकल होता है। बी में दे रखा है डम्बेल, ये पी का शेप होता है, तो अगर पी का शेप पूछे तो डम्बेल हो जाएगा। और डी का क्या होता है, डबल डम्बेल। और एफ का जो शेप होता है वो कम्प्लेक्स जटिल होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डी पूछा है, तो हो सकता है अगले बार आपसे एस पूछ दे, पी पूछ दे, तो आपको यहाँ पे दे दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले टेस्ट में हो सकता है आपसे हम कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ऑप्शन पहला दे रखा है NH2, बी में है NS1, और सी में है NP6, और डी में है NS0। जिसका राइट आंसर बताइए। देखो जो पहला वर्ग होता है, ठीक है, तो पहला वर्ग में हम आपको बताए थे कि पहला वर्ग को कहा जाता है, जब आप आवर्त सारणी देखिएगा पीरियोडिक टेबल, तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसको कहा जाता है क्षार्य धातु। क्या कहा जाता है, क्षार या क्षारीय धातु कहा जाता है। और दूसरा अगर हम देखें वर्ग 2, तो उसको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो जितना भी एलिमेंट होगा, आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखिए तो सभी के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा, उसका हम ट्रिक भी बताए थे याद करने का। बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी, बोले थे कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, इनका जितना भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बाहरी कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसीलिए इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो वो हो जाएगा NS2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NS2। हाँ, बी में है NS1। अगर आपसे ये पूछता कि क्षार धातु का बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तब हो जाता आपका NS1। तो इसको याद रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। आपको बताना है कि 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से कितना मुक्त करेगा। इस तो आपका नॉमरिकल है, तो इस नॉमरिकल को सॉल्व करेंगे हम फॉर्मूला की मदद से, और यह जो क्वेश्चन बनेगा आपका फैराडे का प्रथम नियम से बनेगा। ठीक है, तो आप यह तो एक नॉमरिकल है, तो आप सभी इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वैसे हम भी आपको यह क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से सॉल्व कर दिए हैं, आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और उतार भी लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 10। इसमें कह रहा है किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है तो विलयन की मोलरता क्या होगी। सबसे पहली बात, आप सभी को मोलरता का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। मोलरता का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। किस में काउंट करना है उसको, लीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो विलय के मोलों की संख्या की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में दिया क्या है हमको, तो आयतन दे रखा है 200 ml और विलय का भार ग्राम में दे रखा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना विलय के मोलों की संख्या निकालते हैं, और विलय के मोलों की संख्या अगर हम निकालें तो उसका क्या फॉर्मूला बताए थे, विलय का भार ग्राम में बटे अनुभार। तो यहाँ से देखिए, तो विलय का भार ग्राम में हमको कितना दे रखा है 2, और जब आप इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार निकालिएगा तो सोडियम का भार कितना होता है 23, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। जब टोटल जोड़िएगा तो इसका 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/40, तो कितना आ जाएगा 1/20। उसके बाद आयतन जो हमको दे रखा है वो ml में दे रखा है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में। तो चलिए इसको अगर लीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए 1000 से भागा दिया जाता है। तो अगर हम इसको भागा देंगे तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 200/1000 कट के क्या आ जाएगा आपका 1/5। अब इसको मोलरता का फॉर्मूला पे बैठा देंगे, तो फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। और जब इसको पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 0.25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर, इससे पहले भी हम यह क्वेश्चन का चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, इसका जो हिमांक अवनमन इसमें से पूछ रहा किसका अधिकतम होगा, तो याद रखिएगा K2SO4 का। ठीक है, वैसे इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं हम यहाँ पे दे दिए हैं, आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा क्या इसका आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 12 कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। यहाँ पे हीलियम का मुख्य स्रोत पूछ रखा है आपसे क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हीलियम का मुख्य स्रोत, पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑप्शन है रेडियम, तीसरा है मोनाजाइट और डी में दे रखा है जल। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम का मुख्य स्रोत हवा भी होता है, हवा के अंदर भी हीलियम पाया जाता है, रेडियम के अंदर भी हीलियम पाया जाता है और मोनाजाइट के भी अंदर हीलियम पाया जाता है, बस जल के अंदर नहीं पाया जाता है। यहाँ 3 ऑप्शन है और तीनों में आपका हीलियम का कुछ ना कुछ अंश होता है। तो अब यहाँ पे देखिए डी में थोड़ा सा गलत हो गया, वहाँ पे जल नहीं होगा, वहाँ पे सभी होना चाहिए था। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, वहाँ पे सभी कर देंगे, क्योंकि हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है हवा में होता पाया जाता है हीलियम, रेडियम में भी हीलियम पाया जाता है, मोनाजाइट में भी पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। वैसे हम इस क्वेश्चन का नंबर आप सभी को दे चुके हैं, तो उसके लिए आप सभी टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। देखिए ये हम आपको 11th में पढ़ाए थे और 12th में भी आपको पढ़ने के लिए है, जब हम आपको आगे उप सहसंयोजक यौगिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वैसे हम आपको बता देते हैं यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसका जो शेप होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, यानी कि चतुष्फलकीय होता है। जिस प्रकार यहाँ पे देखिए इसका किस तरह से शेप बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या याद रखेंगे आप सभी, डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। देखिए 4 विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, उसको आप याद रखिएगा, बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन को एर फिर करके। पहला कह रहा है हिमांक में अवनमन, ये तो बिल्कुल विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म है। वाजदाब का आपेक्षिक अवनमन, ये भी है। और बी में कह रहा है प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये नहीं हो जाएगा। तो आपका डी है क्वथनांक का उन्नयन, ये भी है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म 4 होता है, याद रखिएगा। देखिए आपका पहला होगा क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा,
ठीक है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा, हिमांक में अवनमन हो जाएगा और वाष्प दाब, ये 4 विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का आ रहा है कि अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक घट जाता है क्योंकि। तो इसका रीज़न हम इससे पहले भी उस वीडियो बता चुके हैं आप लोग का कि क्या रीज़न होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडलीय दाब निम्न होने के कारण, ठीक है। तो याद रखिएगा, अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक इसलिए घट जाता है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है, इस कारण से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। करा जब किसी विलयन को झिल्ली से प्रवाहित किया जाता है तो विलायक के कण गुजर जाते हैं लेकिन विलय के कण नहीं गुजर पाते हैं, तो वह झिल्ली है। आपको पता है कि वह झिल्ली कौन सा होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक से दिए हैं, जितना क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, अर्धपारगम्य झिल्ली। चूँकि अर्धपारगम्य झिल्ली से जो होता है सिर्फ विलायक के ही पार्टिकल्स आर पार होते हैं, विलय के नहीं। क्यों? क्योंकि विलायक के कण जो होता है वो विलय के कण से छोटा होता है उसका पार्टिकल्स, इसलिए वो आर पार। और अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है उसके अंदर भी छिद्र बहुत छोटा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़, सी। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन का प्रासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका तो कई बार आंसर हम आपको रिपीटेड यह क्वेश्चन है, ये भी कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो आपका इसका भी 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, P/C बराबर RT। इसको याद रखिएगा, अगर हम P बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा CRT, तो P बराबर हो जाएगा CRT। कभी कभी P के जगह पाई भी यूज करता है, तो पाई बराबर हो जाएगा CRT। यह इक्वेशन आप सभी याद ही कर लेंगे, क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक से हम उठा के, जितना भी क्वेश्चन है सब हम क्वेश्चन बैंक से उठा के आप लोग को दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इंटर में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और 100 का टारगेट लेके चलते हैं, तो ज़रूर इन सभी क्वेश्चन को नोट कीजिए आप लोग और याद कीजिए, और आपका आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित कर 3 मोल Fe+3 को Fe+2 में अपचयित करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन, ये तो नॉमेरिकल, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम आप सभी को बताए थे जब फ्राडे का नियम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर हम बताए थे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को अपचयित करने में कितना चाहिए आवेश हमको, 1 फराड। तो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को अपचयित करने में 1 फराड चाहिए, तो यहाँ पे देखो Fe+3 से किस में कन्वर्ट हुआ है, Fe+2 में, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुआ है, तो बता दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कह रहा 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो तब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को अपचयित करने में 1 फराड, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन को अपचयित करने में कितना फराड आवेश की आवश्यकता होगी, 3 फराड। तो 3 गुना 1 फराड का वैल्यू होता है 96,500 गुलाम, तो इसको गुना कर देंगे तो टोटल किस चीज़ का वैल्यू आ जाएगा, आवेश का। और आवेश का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा गुना समय होता है, तो इसकी मदद से बताइए, इस फॉर्मूला की मदद से हम समय नहीं निकाल लेंगे। तो चलिए, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुना समय। तो आवेश का मान यहाँ दिया हुआ है, अब प्लस हमको विद्युत धारा यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 2 एम्पियर, तो यहाँ से हम समय निकाल लिए। अब देखो ये जो हम समय वैल्यू निकाले हैं ये हमको सेकेंड में है, तो अब इसको हमको तो ऑप्शन दे रखा है घंटा और मिनट में, तो सेकेंड से पहले हम 60 से भागा देंगे, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर 60 से भागा देके उसको घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे हम बना दिए हैं, आप सभी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 40 घंटे और 21 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा, निम्न में से विलयन का कण जो ताप पर निर्भर नहीं करता, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ देख रहे हैं। आप सभी क्वेश्चन को याद कीजिए, मेरा गारंटी आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, पहला है मोलरता, बी में है मोललता, और सी में है घनत्व, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सभी बच्चे जानते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोललता। मोललता है जो ताप पर निर्भर नहीं करता है। चलिए सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा कि 500 मिली में 5 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल वाले विलयन की नॉर्मलता बताइए। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहली बात तो इसका निकालने के लिए नॉर्मलता की फॉर्मूला आप सभी को चाहिए। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला हम पढ़ा भी चुके हैं और आपको बताया भी है कि नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए नॉर्मलता का जो फॉर्मूला हो जाता है आप सभी को यहाँ पे हम दे देते हैं, आप सभी इस क्वेश्चन को नोट भी कर लेंगे, ठीक है। नॉमेरिकल इसको सॉल्व भी कर लेंगे और यहाँ से इस चीज़ को नोट भी कर लेंगे, ताकि आने वाला एग्जाम में जो फिर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आपसे छूटे ना क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अब बटा हो जाता है विलयन का आयतन लीटर में। तो सबसे पहले ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, विलय के मोलों की संख्या
अब बट्टा क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, तुल्यांकी भार। तो देख लीजिए हम यहाँ पे बना दिए, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एक चीज़ और, नॉर्मलता का मात्रक याद रखिएगा, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे हम सॉल्व कर दिए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2.04 n मतलब क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कारा निम्नलिखित में से कौन सा युग में एक ही समूह में रखा गया है, ये भी आपको बताना है। तो ये देखिए 11th में हम बोले थे आपको बार बार कि 11th पढ़िए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th का बोर्ड एग्जाम में 11 से 30% के समथिंग क्वेश्चन दे देता है, इसीलिए जो बच्चा 11th पढ़े हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आगे का बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखिए हमेशा आपके पास एक मौका है और वो है 12th, इसको मत गवाइए, अच्छे से पढ़िए और बेहतर रिजल्ट दीजिए, ठीक है ना आप सभी। तो इस यहाँ पे देखिए 11 से ये आ गया है, ठीक है। तो खैर इसका आप सभी को हम 11th में पढ़ाए थे आवर्त सारणी, तो वहाँ पर बताया जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोडियम और पोटेशियम। इसका ट्रिक भी बताए थे याद करने का, हलीना की रब से फरियाद। तो हलीना की रब से फरियाद, तो उसमें सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या है, एक ही ग्रुप में आता है, एक ही समूह में आता है, ठीक है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि PCl5 एक है, क्या चीज़ है आपको बताना है, ऑक्सीकारक है, अवकारक है, ऑक्सीकारक अवकारक दोनों। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ऑप्शन देने में, तो आप सभी बच्चे सी जो है ना इस ऑप्शन को क्या कर लेंगे, ऑक्सीकारक अवकारक दोनों कर लेंगे। तो याद रखिएगा PCl5 जो होता है ये ऑक्सीकारक भी होता है और अवकारक भी होता है। ऑप्शन सही कर लीजिएगा, वहाँ पे सी में हो जाना चाहिए ऑक्सीकारक अवकारक दोनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि NH3 में N का संकरण बताइए क्या होगा। संकरण का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन। आपको बताना है कि NH3 में जो N है नाइट्रोजन, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन वैसे 11th में बताया है, यहाँ पे बताते हैं। इसका याद रखिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3। जिस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ नाइट्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा, वैसे हम बॉन्ड से भी आपको बताएं किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, sp3 याद रख लेंगे सभी बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा किसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा आपको पता है कि हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका 3 भाग पढ़ते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो अभी आप देखिए सबसे लंबा आपको ऑर्गेनिक ही पढ़ने के लिए है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कार्बनिक यौगिक जो इतनी अधिक मात्रा में पाया जाता है उसका रीज़न होता है आपका क्या चीज़, तो कार्बन। तो 4 ऑप्शन दिया गया, पहला है फॉस्फोरस, बी में है कार्बन, सी में है सल्फर और डी में है जिंक। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी में जो है श्रृंखलन गुण पाया जाता है, इसी कारण कार्बनिक यौगिक की संख्या इतना अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लास्ट और 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है XeF4 का आकार कैसा होता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो आकार हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़, भी। तो चलिए जितना भी क्वेश्चन है सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं और यह सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में मेरा बेहतर रिजल्ट हो तो प्लीज़ आप हमसे जुड़े रहिए। आप 35 का 35 ऑब्जेक्टिव सही करके आइएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि और भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लाए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आप सभी के लिए और लाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।